Friends, one of your most awaited series is back. 1000 steps to your uniform, guys. Now, in this series, guys, मैं आपको डेली जब भी ये सीरीज में कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा, यहाँ पर कुछ जीएस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं जिसको हम प्रैक्टिस करेंगे. नाउ अभी के लिए ये सेशन लाइव नहीं होगा, गाइस. इट वोंट बी लाइव बिकॉज आई नीड अ गुड अमाउंट ऑफ रेगुलर लर्नर्स फर्स्ट. अभी आप इसकी रिकॉर्डेड सेशंस को देखिए और लर्न करने की कोशिश कीजिए, पर बहुत जल्द मैं आपको वादा करता हूँ ये सीरीज में लाइव भी लेके आऊंगा आप सबके लिए. बट उसके लिए मुझे चाहिए कि एटलीस्ट 50 पीपल शुड ऑलवेज वॉच दिस वीडियो लाइव. तभी क्वेश्चन आंसर्स को लाइव सॉल्व करने में मजा आता है. बट धीरे धीरे जैसे ही चैनल ग्रो होगा हम इन सब चीजों पर भी अप्रोच करेंगे. बट अभी के लिए आप नॉलेज गेन कीजिए ऑफलाइन क्लासेस से. सो इस सीरीज में आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे आपको मेरी सीरीज से नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करना है, वो सब मैं अभी आपको बताने वाला हूँ. सो ऑल दोज लर्नर्स हु आर न्यू टू दिस चैनल, मैं आप सबको बता दूं गाइस, इस 1000 स्टेप्स टू यूनिफॉर्म की सीरीज में मैं बहुत इंपॉर्टेंट जीएस के टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा, क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, और ये क्वेश्चंस एकदम उसी लेवल के होंगे जो आपको यूपीएससी पूछती है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में. इन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हार्ड होगा एफकैट और टीए आईनेट जैसे एग्जाम से, क्योंकि मैं इसका जो स्टैंडर्ड रखूंगा वो यूपीएससी बेस्ड स्टैंडर्ड रखूंगा. बट ये सेम स्टैंडर्ड आपको एनडीए सीडीएस सीएपीएफ जैसे एग्जाम्स में हेल्प करेगा. बस इतना डिफरेंस है कि एफकैट जैसे एग्जाम में या आईनेट जैसे एग्जाम में या टीए जैसे एग्जाम में बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. टेरिटोरियल आर्मी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज्यादा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन नहीं आएंगे. बट अगर आप स्टेटमेंट्स पर अच्छा कमांड बना लेंगे, कंसेप्ट पर अच्छा कमांड बना लेंगे, तो आप फैक्चुअल क्वेश्चंस को भी आसानी से टैकल कर सकते हैं. सो अल्टीमेटली ये आपको वहां पे भी हेल्प करेगा. सो चलिए गाइस शुरू करते हैं. फॉर ऑल दोस पीपल हु आर न्यू टू दिस चैनल, मैं आपको अपने बारे में बता दूं, ये मेरा खुद का इनिशिएटिव है. माय नेम इज अंशुम वर्मा and I myself come from a defense background. I have done my schooling from Army Public School, Delhi CAT. Now these are my credentials, my graduation, my post graduation. Right now I am a LLB student. I am pursuing LLB from Faculty of Law, Delhi University. Then I also completed postgraduate diploma in environmental law from World Wildlife Fund and National Law University. Plus, guys, I have qualified UGC NET JRF exam. That means I'm eligible to teach as assistant professor in any university. I already have a teaching experience of 10 years and I have myself qualified various government exams, including CDS 7 times. Right now, I'm preparing for civil services. So this is my dream and this is my aim to serve Indian Army through teaching for now. But yes, I am trying to get into the government services as soon as you guys are trying, as far as you guys are trying. सो गाइस, सबसे पहले जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को, मेरे एफर्ट्स को लाइक जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइमली पहुंच जाए. साथ ही ये मेरा व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम चैनल है. ये टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मिल जाएगा. इस 1000 स्टेप्स की पीडीएफ को मैं डेली बेसिस पर शेयर करता रहूंगा आपके साथ इस टेलीग्राम चैनल पर. सो गाइस, ये सारे कोर्सेज हैं जो मैं आप सबके लिए लॉन्च करूंगा. बहुत सब पढ़ा भी रहा हूँ. आप देखेंगे मेरे चैनल पर आपको करंट अफेयर्स विद अप्लाइड जीएस कोर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पर मैं करंट अफेयर्स को रिटन और एसएसबी दोनों के लिए पढ़ाता हूँ. साथ में सीएपीएफ एसए वगैरह के लिए भी आपको मेरे करंट अफेयर के कोर्स हेल्प करेंगे. देन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा. डिटेल कोर्सेज मैं आप सबके लिए लेके आऊंगा जिसमें स्टैटिक जीके, एफकैट, आईनेट ये सब होगा. देन एसएसबी के कोर्सेज भी मैं इंडिविजुअल कोर्सेज आप सबके लिए लॉन्च करूंगा, जहां ओएलक्यूज, प्रोसीजर एट एसएसबी, स्क्रीनिंग टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, जीटीओज, मॉक इंटरव्यूज एंड पीआईक्यू आपको मिलेंगे. सो गाइस, व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ माय कोर्स? मेरे कोर्सेज के आपको बेनिफिट क्या मिलेंगे? इट विल बी इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर. एक बहुत ही प्लान्ड तरीके से मैं अपने कोर्सेज को डिजाइन करता हूँ. पूरा कोर्स कंप्लीट करूंगा. आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस मिलेंगी. जब भी मैं मोस्ट प्रोबेबली जैन मंथ से अपने पेड कोर्सेज शुरू करने वाला हूँ, जहां पर मैं सारे सब्जेक्ट्स आपको एक बहुत ही मिनिमल फी में पढ़ाने वाला हूं. ठीक है. सो जिसके रजिस्ट्रेशन मैं बहुत जल्द शुरू करने वाला हूं. 1-2 दिन में रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दूंगा. जस्ट होल्ड ऑन, कीप इट टाइट. ठीक है. सो स्टडी मटेरियल मैं आपको रिवीजन क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशंस, पर्सनल इवैल्यूएशन दूंगा. जैसे फॉर एग्जांपल आपके साइकोलॉजी में अगर आप मेरे साथ एसएसबी कोर्स के लिए जुड़ते हैं तो मैं आपको टैट, वैट, एसआरटीज, ये सब कुछ मैं आपको पर्सनली असेस करके दूंगा, जिसमें सब कुछ इंक्लूड होता है. देन लाइफ टाइम सपोर्ट होगा, आपके लाइव जीडीज होंगे, मैं ग्रुप डिस्कशन भी कराऊंगा.
ठीक है। देन मोस्ट ह्यूमरस एक्सप्लेनेशन गाइज आपको मेरे साथ मिलेगी। आपको पता है, जितने भी लोग मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, यू नो हाउ आई टीच। सो गाइज, इस वीडियो में हम किस टॉपिक से शुरुआत कर रहे हैं? अभी हम इसमें शुरू कर रहे हैं अपने लेक्चर 1 पॉलिटी से। नाउ हर लेक्चर में कोई ना कोई ऐसा एक सब्जेक्ट होगा जिसके मैंने अभी प्लान करा है 10 क्वेश्चंस में आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कराऊंगा। आपको क्या करना है, आपके सामने जैसे ही एक क्वेश्चन आएगा, मैं आप सबके लिए क्वेश्चन पढ़ दूंगा, फिर आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना आंसर इवैल्यूएट करना है, और ये सब आप एक कॉपी पेन के साथ लेकर बैठेंगे। जैसे ही आप इन आंसर्स को मार्क कर देंगे अपने नोटबुक में, और फिर वेट कीजिए कि मैं आंसर्स क्या बताता हूं, उसका आंसर क्या है, और फिर अगर आपकी कोई गलती होती है तो एक्सप्लेनेशन से उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। इस पूरे सीरीज का ऑब्जेक्टिव यही है कि आप अपनी जीएस की नॉलेज को इंप्रूव कर सकें। और अगर आपको जीएस के सब्जेक्ट्स को एकदम स्क्रैच लेवल से, जीरो लेवल से आप पढ़ना चाहते हो, तो मेरे कोर्सेज का वेट कीजिए। मैं बहुत जल्द आप सबके लिए पेड कोर्सेज भी लाने वाला हूं। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन सारे सेशंस के पीडीएफ और द ओनली वे वी आर कनेक्टेड इज थ्रू दैट। साथ ही आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर हर स्लाइड में अवेलेबल है। कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको इंक्वायरी हो, आप मुझे वहां पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। आर यू गाइस रेडी? तो सबसे पहले जिसने भी कॉपी पेन नहीं निकाला है, कॉपी पेन निकाल लीजिए, और इस सीरीज का हम शुभारंभ करते हैं। चलिए, द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास इज, देखते हैं हमारे लिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी चेंज द कलर। ओके, so the first question is, what could be the possible reasons for democracy being the most prevalent and better than the other form of government? Now guys, हमने देखा है डेमोक्रेसी या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बहुत सारी तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। वी हैव अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वी हैव अ मोनार्की, वी हैव अ कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ओके, वी हैव अ मोनार्की like the countries like Bhutan, Saudi, then we have a dictatorship like North Korea, okay, we have a dictatorship, then we have a communist form of government, but इन सब में भी सबसे prevalent किसको माना जाता है? डेमोक्रेसी को। अब ये उसी के प्रोज एंड कॉन्स पूछ रहे हैं। सो इस वीडियो को पॉज कीजिए, लेट अस सी आप इनमें से कौन से आंसर्स को स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करेक्ट मानते हैं। इट प्रोवाइड्स द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट ensures quick and correct decision making, it extracts accountability from the government, and it ensures elimination of income inequalities. गाइस, हर क्वेश्चंस के बाद मैं आपको लगभग 5 सेकंड का पॉज दूंगा, ताकि आप इस वीडियो को पॉज कर सके और अपने आंसर को सोच सके। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 1 इज बी। ठीक है, आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 1 इज बी, दैट इज 3 ओनली, यानी सिर्फ यही स्टेटमेंट सही है। बाकी सब स्टेटमेंट गलत कैसे है, जरा उसको भी एनालाइज कर लेते हैं। लेट अस सी इट दिस वे। सो इट प्रोवाइड्स द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नाउ गाइज, आपने अक्सर देखा है डेमोक्रेसी में, एक कह सकते हो ये डीमेरिट भी है, कि डेमोक्रेसी में स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनती, सरकार गिर जाती है बहुत सारी वजहों से। ठीक है, अब मेरे कोर्सेज में आपको पता लगेगा कि सरकार बनाते कैसे है, सरकार गिरने के रीजंस क्या क्या होते हैं। बट अगर आप अपनी बेसिक नॉलेज से भी इसको जज कर सके, सो डेमोक्रेसी में जरूरी नहीं है कि हर बार स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। सो दिस इज नॉट द एप्ट आंसर। तो ये स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जाती है। अगर आप देखोगे, अगर आपने 1 को गलत साबित कर दिया तो 2 ऑप्शन आप यूं ही एलिमिनेट कर देते हो। इसको कहते हैं गाइस एलिमिनेशन टेक्निक। ठीक है, इट ensures क्विक एंड करेक्ट डिसीजन मेकिंग। नाउ गाइस, डेमोक्रेसी का तो सबसे बड़ा डीमेरिट ही यही है कि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में टाइम लगता है। कोई भी डिसीजन क्या एक बार में ले लिए जाते हैं हमारे देश में? नहीं, उसको लेजिस्लेटिव प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, कमिटीज के थ्रू गुजरना पड़ता है, और उसके बाद भी प्रोटेस्ट हो जाते हैं, जैसे भी अभी आप देख रहे हैं फार्मर्स के प्रोटेस्ट जो चल रहे हैं। सो क्विक डिसीजन मेकिंग, करेक्ट डिसीजन मेकिंग जरूरी नहीं है डेमोक्रेसी में हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आप गलत साबित कर सकते हैं। अब जैसे ही आपने 2 को गलत साबित करा तो 4 ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है, क्योंकि 4 का कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। इट ensures एलिमिनेशन ऑफ इनकम इनइक्वालिटीज। दोस्तों, सबसे क्या हमारा देश डेमोक्रेटिक है? बिल्कुल है। बट क्या हमारे देश में इनकम इनइक्वालिटीज खत्म हो गई है, यानी अमीर और गरीब के बीच में गैप खत्म हो गया है? इनकम में कोई इक्वालिटी है या नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो
इनकम इनक्वालिटीज हमारे देश में काफी ज्यादा है, अमीर अमीर होता जा रहा है और यही सारी प्रॉब्लम्स भी हैं. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज जस्ट द थर्ड स्टेटमेंट. अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, मैंने थोड़े से डेमोक्रेसी के आर्ग्यूमेंट्स भी यहाँ पर दे रखे हैं. जितना भी कुछ अभी मैंने एक्सप्लेन करा है आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं. ठीक है, वही सारी चीजें यहाँ पर बोल रहा है. दैट इज द डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन, एंड दीज डिस्कशन एंड डिबेट्स इट इज पॉसिबल टू पॉइंट आउट द मिस्टेक्स इन एनी डिसीजन. ठीक है, किसी भी डिबेट में आप देखेंगे उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बट इसकी क्वालिटी और क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इन डिबेट से इंप्रूव हो जाती है, बिकॉज ये डेमोक्रेसी के फेवर में आर्ग्यूमेंट्स है. Now, democracy provides a method to deal with the difference and the conflicts by peaceful and participative resolution of difference of opinions and interest. अगर आप किसी भी टॉपिक से आपका जो पक्ष है वो विरोध में भी है, तो आप यहाँ पर एक पीसफुल एंड पार्टिसिपेटिव ओपिनियन अपना जाहिर कर सकते हैं. पीसफुल, माइंड कीजिएगा, पीसफुल. ठीक है, आपको डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करने का भी यहाँ पर हक मिलता है. डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ political equality, on recognizing that the poorest and the least educated has the same status as the rich and the educated. यानी अगर आप अनपढ़ हैं, गरीब है, तो भी आपको जो लॉ ऑफ द कंट्री है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बराबरी पर देखेगा अगर आप अमीर है और पढ़े लिखे हैं और पावरफुल है. नाउ गाइस, रियल ग्राउंड में आपको भी पता है ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली फॉलो नहीं होता, बट आई होप जो लॉस की नजर में है वो बराबर है. ठीक है, लॉस हर किसी को बराबर के तौर पर आंकते हैं. सो हेंस एनहांसेस द डिग्निटी, बट इसके कुछ लिमिटेशंस भी है. लिमिटेशंस क्या है? इट लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द लीडरशिप. नाउ गाइस, सबसे बड़ा डीमेरिट भी यही है कि बहुत जल्दी इसमें लीडरशिप चेंज होती है. जैसे कई बार सरकार गिर जाती है, नए चेहरे आ जाते हैं, या इनफैक्ट देखा जाए तो 5 साल भी कोई बहुत बड़ा टाइम पीरियड नहीं होता गाइस. हर 5 साल बाद आपको देखोगे एक नए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मिलते हैं, नए पीएम भी मिल सकते हैं. अनफॉर्चुनेटली नहीं मिले हैं आपको. पिछले 20 सालों में रेपिटेटिव पीएम्स मिले हैं, जैसे मनमोहन सिंह लगभग 10 साल रहे, देन आपके मोदी जी अगले 10 साल तक रहने वाले हैं अपने टर्म से. बट ठीक है, चेंज होते हैं. सो ये कह सकते हो एक लिमिटेशन भी है डेमोक्रेसी की. देन इन्वॉल्विंग पीपल इन डिसीजन मेकिंग लीड्स टू डिले इन डिसीजन मेकिंग. नाउ गाइस, अब बहुत ही ज्यादा पार्टिसिपेटिव करते जाओगे आप डिसीजंस को, अब हर किसी की हाँ तो आप कर नहीं सकते हैं भाई आपके फेवर में. कभी सोच के देखिए, जो आपने डिसीजन लिए, क्या घर में आपसे हर कोई हर टाइम संतुष्ट रहता है? आंसर इज नो. इस क्वेश्चन का हमेशा जवाब होगा घर में ही. जब इतना प्रॉब्लम होती है, घर में ही आपके डिसीजन से सारे एग्री नहीं करते, तो सोचिए इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को, इतनी बड़ी कंट्री को गवर्न करने के लिए जो डिसीजन मेकिंग है उसमें अगर आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रखेंगे तो चीजें डिले होती जाएंगी, और यही हो रहा है. ठीक है, देन डेमोक्रेसी नॉट इंश्योर इकोनॉमिक इक्वालिटी. इकोनॉमिक इक्वालिटी जरूरी नहीं है कि डेमोक्रेसी में मिले. नाउ डिस्पाइट बीइंग द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी दैट इज इंडिया, इट हैज नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. जितनी भी डेमोक्रेसीज है वहां पर भी गरीबी आज भी है. सो डेमोक्रेसी पूरी तरीके से अगर आप देखें कि क्या बोलते हैं इनकम इनक्वालिटीज दूर कर देती है, तो ऐसा नहीं है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नेशनल इमरजेंसी. आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड टू रीड इट, पॉज इट एंड थिंक ओवर द आंसर. ठीक है, इनमें से कौन सा गलत है इन रेफरेंस टू नेशनल इमरजेंसी? हमें गलत स्टेटमेंट को निकालना होगा. ठीक है, ओके. चलिए गाइस, अब ये एक एक करके स्टेटमेंट को मैं आपको समझाता हूं. द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी. ठीक है, यानी सी इज अ नॉट करेक्ट स्टेटमेंट. हाउ? मैं आपको बताता हूं. सबसे पहले इमरजेंसी सिचुएशन क्या होती है, मैं थोड़ा सा उस पर एनलाइटन करता हूं. ऐसी कोई सिचुएशन गाइस जहां पर जो पावर है, या ऐसी कोई सिचुएशन जब चीजें हाथ से निकल जाए, या एक सेंट्रलाइज कंट्रोल की जरूरत आन पड़े. मान के चलो देश में लड़ाई छिड़ जाए, या आर्म्ड रिबेलियन हो जाए, या अभी अगर हम फार्मर प्रोटेस्ट को मैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूं कि अगर फार्मर प्रोटेस्ट किसी वजह से वायलेंट हो जाता है, ठीक है, सो इस केस में एक इमरजेंसी सिचुएशन, एक मे हैक हो गया था. ठीक है, अगर आप देखोगे लास्ट ईयर दिल्ली रॉयट्स के केस में बहुत ज्यादा अफरा तफरी मच गई थी.
सो ऐसे केस में प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है कि एक पर्टिकुलर रीजन में या एंटायर कंट्री में नेशनल इमरजेंसी, जहां पर जो कंट्रोल होंगे वो पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ जाते हैं। तो ये इमरजेंसी डिक्लेयर कौन करता है भाई, किसके पास ये पावर है? ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है। व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इट इज थ्रेटन्ड बाय वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। सो ये तीन तरीकों से इमरजेंसी हमारे देश में डिक्लेयर हो सकती है, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन आप देख सकते हैं, हथियार उठा लिए लोगों ने। सो द प्रेसिडेंट हाउएवर कैन प्रोक्लेम अ नेशनल इमरजेंसी only after receiving a written recommendations from the cabinet। अब ये कब हो सकता है? जब लिखित में कैबिनेट अप्रूव करेगा इमरजेंसी को, तभी प्रेसिडेंट इसको प्रोमलगेट करता है। Now this means that emergency can only be declared on the concurrence of the cabinet, not merely just on the advice of prime minister। यानी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस नहीं चाहिए, यहाँ पर पूरे कैबिनेट की एडवाइस चाहिए होगी। अब आप समझते हैं कैबिनेट का मतलब क्या है, तो आप इस चीज को बड़े आराम से समझ जाएंगे। बट डोंट वरी, मैं इन सब चीजों को डिटेल में पढ़ाऊंगा जब मैं पॉलिटी का कोर्स आपको पढ़ाऊंगा। नाउ सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गाइस एब्सोल्युटली करेक्ट है। अगर आप यहाँ पे दोबारा जाएंगे, द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग अ रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। Then the proclamation of emergency must be approved by both the houses of the parliament within 1 month from the date of its proclamation by the president। ठीक है, एक महीने के अंदर अंदर ये जो इमरजेंसी डिक्लेयर है वो दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से अप्रूव होना चाहिए। और जैसे ही एक बार डेट अप्रूव हो जाती है तो इमरजेंसी कितने टाइम के लिए कंटिन्यू रहेगी? 6 महीनों के लिए। सो दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल यही कह रही है, इट कैन बी एक्सटेंडेड टू अ इनडेफिनिट पीरियड विद अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट फॉर एवरी 6 मंथ्स। यानी इनडेफिनिट पीरियड का मतलब आप जितना समय चाहे उतने समय तक इमरजेंसी को एक्सटेंड कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं। बट अगर एक बार बढ़ाई जाएगी तो वो 6 महीने के लिए लागू होगी। फिर बढ़ाने की आवश्यकता है तो फिर 6 महीने के लिए कर दीजिए, फिर बढ़ाने की आवश्यकता है तो फिर 6 महीने के लिए कर दीजिए। ऐसे इमरजेंसी को दोबारा हाउस पास करता है। Thus, emergency can be extended to an indefinite period with an approval of parliament after every 6 months। ठीक है, अच्छा ये प्रोविजन बाद में डाला गया है। अगर आपको याद हो, इंदिरा गांधी बहुत ही खूंखार हो चुकी थी जब 1975 में इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया गया था। उस टाइम पर क्या हुआ था, द पीरियोडिकल पार्लियामेंट्री अप्रूवल वॉज एडेड आफ्टर दैट। यानी उससे पहले जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली बना था उसमें क्या लिखा था कि एक बार इमरजेंसी लग गई तो वो अनलिमिटेड समय के लिए लागू रहेगी जब तक कि पार्लियामेंट उसको हटा ना दे। बट अब इसको चेंज करके क्या हो गया है कि वो अनलिमिटेड समय के लिए रहेगी, बट हर 6 महीने में पार्लियामेंट पास करेगी तो। ठीक है, तो यानी इसको ज्यादा डेमोक्रेटिक कर दिया गया। इज इट क्लियर? सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट हियर। ठीक है, देन every resolution approving the proclamation of emergency or its continuance must be passed in the either house of the parliament by a special majority। यानी जो भी एक रेजोल्यूशन है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी का, वो एक स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। यानी इसको पास करने के लिए कितनी वोटिंग चाहिए, हम वो देख लेते हैं। मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस and majority of not less than 2/3 of the house, 2/3 of the members of that house present and voting। यानी अगर आप यहाँ पर स्टेटमेंट देखोगे, स्टेटमेंट क्या कह रही है, the resolution for the proclamation of emergency must be passed by a majority of 2/3 of the total membership of the house। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट गाइस गलत हो जाती है, क्योंकि जो इमरजेंसी रिक्वायर्ड है, जो वोटिंग रिक्वायर्ड है, वो क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। मान के चलिए 100 बंदे आए हैं तो 100 का मेजॉरिटी होना चाहिए। मेजॉरिटी का मतलब 51 वोट शुड बी इन फेवर ऑफ द इमरजेंसी एंड नॉट लेस देन 2/3 पीपल शुड बी प्रेजेंट एंड वोटिंग। यानी प्रेजेंट कितने होने चाहिए, 67। यानी 100 का 2/3 प्रेजेंट होने चाहिए। मान के चलो ये 100 कहां से आया गाइस, मैंने अज्यूम करा मेरी हाउस में 100 बंदे हैं। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि 545 है, बट अभी के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूं हमारे हाउस में 100 बंदे।
ठीक है, सॉरी 552 है, जो अगर टोटल मेंबरशिप की मैं बात करूं लोकसभा की वो 552 है। ठीक है, तो मैंने अगर अज्यूम करा 552, तो इसका 51% शुड बी प्रेजेंट, शुड बी वोटिंग, एंड 2/3 शुड बी प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, तो मैंने समझाने के लिए आपको ये एग्जाम्पल दिया। देन सो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग है। ओके, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, और उसने रॉन्ग ही पूछा था, तो हमारा आंसर करेक्ट सी है। रिवोकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी डज नॉट रिक्वायर अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, यानी अगर इसको हटाया जाएगा तो वो कैसे हटाया जाएगा? प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से इसको जब चाहे खत्म कर सकता है। यानी अगर प्रेसिडेंट ऑब्वियसली ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द कैबिनेट, अगर कैबिनेट ने बोला प्रेसिडेंट को कि इमरजेंसी को हटा दिया जाए, तो उसी टाइम से जब प्रेसिडेंट ने अगर वो एक रेजोल्यूशन पास कर दिया, प्रोक्लेमेशन पास कर दिया फॉर रिमूवल ऑफ नेशनल इमरजेंसी, वो तभी से हटा ली जाएगी, यानी रिमूवल को वोट कराने की जरूरत नहीं है। सो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर राइट टू फ्रीडम? राइट टू फ्रीडम के अंदर कौन कौन से आर्टिकल गारंटेड हैं? Again, I'm giving you 10 seconds of time to think over the answer and hit the correct answer in your notebook. अपनी नोटबुक लेके बैठिएगा, साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा, डिस्कशन का फायदा तभी है। ओके, आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। चलिए इसका डिस्कशन करते हैं। सो इनमें से राइट टू फ्रीडम के कौन कौन से पार्ट बनते हैं? सबसे पहले गाइज आपको पता होना चाहिए कि ब्रॉडली हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, और उन 6 फंडामेंटल राइट्स को हमने किन किन आर्टिकल्स में डिवाइड करा हुआ है वो सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम जिसके अंदर 19 से 22 आ जाते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24 आते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 आते हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी ग्रुप 29 से 30 आते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 के अंदर आता है। सो ये सारे राइट्स आपके गवर्न होते हैं कहां पर? हमारे फंडामेंटल राइट्स में। यानी फंडामेंटल राइट्स के 6 पार्ट हैं, और 6 पार्ट में ये सारे आर्टिकल्स है। गाइस ट्रस्ट में, इनको रटना पड़ेगा आपको। रटना नहीं, अगर समझ जाओगे तो रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ये आपके टिप्स पे होनी चाहिए ये सारी चीजें। यहां से क्वेश्चन गारंटेड है। तो अगर आप देखोगे, राइट टू असेंबल पीसफुली बिल्कुल आर्टिकल 19 का पार्ट है ये। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन बिल्कुल है, ये भी आर्टिकल 19 का। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बिल्कुल आर्टिकल 21 का पार्ट है ये आपका। ठीक है, उसके बाद राइट टू स्ट्राइक एंड इफेक्टिव बार्गेनिंग, ये राइट टू स्ट्राइक कहीं मेंशन नहीं है। जैसे अगर आप आर्टिकल 19 को पढ़ोगे तो यहाँ पर 6 फ्रीडम्स मिलती है आपको। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म, असेंबल होने की, इकट्ठा होने की, प्रोटेस्ट करने की तो हक देता है आपको आर्टिकल 19, बट कहीं से भी स्ट्राइक करने का वो नहीं देता है। एसोसिएशन बनाने का देता है, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, टू सेटल इन एनी पार्ट, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। अब आप कहोगे सर स्ट्राइक तो हमारे देश में होती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है अपने जजमेंट में कि ट्रेड यूनियन हैव नो गारंटीड राइट टू इफेक्टिव बार्गेनिंग और राइट टू स्ट्राइक और टू डिक्लेयर अ लॉकआउट। जैसे भारत बंद अभी डिक्लेयर करा गया था, ठीक है, बट राइट टू स्ट्राइक वो करा जा सकता है। इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय अप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल लॉ। एक इसके लिए भी इंडस्ट्रियल लॉज गवर्न करते हैं, जहां पर आप स्ट्राइक कर सकते हो इन अ प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड मैनर। एक स्ट्राइक करने का तरीका इंडस्ट्रियल लॉज में मेंशन्ड है। फॉर एग्जांपल, अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है तो वो जाकर किसानों को बंद नहीं करवा सकती कि आप खेती करना बंद कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने कई ऐसी वीडियोस देखी भी थी कि जब फार्मर्स ने भारत बंद डिक्लेयर करा था, तो बहुत सारे मार्केट्स ने, शॉपकीपर मार्केट एसोसिएशंस ने इस बंद का सपोर्ट नहीं करा था। क्यों? उनका कहना था सर हम कोरोना से वैसे ही मारे हुए हैं, कोरोना ने हमारा बिजनेस वैसे ही गिरा दिया है, प्लस अभी हम दोबारा से बंद कर देंगे तो हम कहां से जाएंगे, हम अपने बच्चों को रोटी कैसे खिलाएंगे। सो सपोर्ट उन्होंने फार्मर्स को करा, बट ये दे वर अगेंस्ट द भारत बंद। ठीक है, अभी जो रिसेंट न्यूज थी, न्यूज में मैंने कुछ ऐसे वीडियोस देखे थे। सो अगेन एवरीथिंग हैज प्रोज एंड कॉन्स गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दैट व्हाई इज इंडिया डिस्क्राइब्ड एज यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट? इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट
क्यों बोला जाता है rather than फेडरेशन ऑफ स्टेट? बल्कि इंडिया अगर हम देखा जाए तो फेडरल पॉलिटी है, हमारा जो पॉलिटी है वो फेडरल नेचर का है। फेडरेशन को हम बिलीव करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बट फिर भी हम इस शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं करते। क्यों? व्हाट वुड बी द रीजन? अगेन टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो एंड लुक फॉर द आंसर। Okay, so Indian Federation is a result of an agreement among the states. The states have no right to secede from the federation. Now guys, इंडिया का जो फेडरेशन है यानी इंडिया की जो डिवीजन ऑफ पावर है, इज इट अ एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट? क्या सारे स्टेट ने एग्रीमेंट साइन करा है आपस में कि आओ मिलकर इंडिया बनाए? ठीक है, ऐसा बिल्कुल हुआ है। कहां पर? आपके यूएसए में। यूएसए में सारी स्टेट्स ने मिलकर एक देश को बनाया है। अब यस, आप जान के हैरान हो जाएंगे, वहां पर एक एग्रीमेंट है, यानी उनकी जितनी भी स्टेट्स है, मान के चलो न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, ये सब है, ये सब आज भी अलग हो सकती हैं यूएसए से और एक देश बन सकती हैं, बट इंडिया में कोई भी ऐसे अलग नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, कल को यूपी नहीं कह सकता कि हम बनेंगे भैया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। कल को पंजाब नहीं कह सकता कि हम बनेंगे भैया खालिस्तान। ये हक किसी ने भी वहां के लोगों को या पंजाब को नहीं दिया है। ठीक है, हाँ, डिमांड उठती है और ये सब उठता है, वो छोटे मोटे कुछ पिद्दू परसेंटेज है जो ये सब डिमांड करते हैं। हावेवर, हाँ, वो इंडिया में मौजूद नहीं है। ठीक है, ऐसी जो फ्रैक्शन है वो बहुत माइन्यूट है और इंडिया में मौजूद नहीं है, और लगभग 95-98% of the Punjabis, they don't believe in such terminology, Khalistan and such thing. But yes, fighting for the right is nowhere, nowhere that they can, denied. Anyways, so फर्स्ट स्टेटमेंट तो गाइज यूं ही गलत हो जाती है, तो जहां जहां वन है उसको एलिमिनेट कर दो। अब बचता है क्या हमारे पास? सेकंड स्टेटमेंट, द स्टेट हैव नो राइट टू सेसीड फ्रॉम द फेडरेशन। ऑब्वियसली आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी। एक्सप्लेन मैंने यहाँ पर कर रखा है, अगर आप देखेंगे तो सारी डिटेल्स दी गई है आर्टिकल 1 में। ओके, चलिए, आई होप मैंने इसको समझा दिया है। सो ये डिटेल्स आप इस पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। ये रहा टेलीग्राम चैनल का नाम, अंशुम-अंटिल द यूनिफॉर्म, इसको सर्च कीजिए, मिल जाएगा। ठीक है, लिंक टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ऑल्सो गाइस, इस वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, तुम लाइक नहीं करते हो मेरी वीडियोस को, बट मैसेज डालते रहते हो कि वीडियो चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, इफ इंडिया डिसाइड्स टू सीड अ टेरिटरी टू एनी ऑफ इट्स नेबर्स, which of the following would be used by the parliament? सीड का मतलब, अगर इंडिया अपने टेरिटरी का, हमारे जो जितना भारत, हमारी सीमा रेखा है उसका कुछ हिस्सा, सीमा रेखा का नहीं, हमारी टेरिटरी का कुछ हिस्सा किसी और कंट्री के साथ देंगे। ठीक है, किसी और कंट्री के साथ अगर हम देंगे तो उसके लिए हमें कौन कौन से आर्टिकल्स को छेड़ना पड़ेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज्ड बाय द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट कैसे इसको कार्रवाई करेगी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इंडिया ने बांग्लादेश के साथ अभी कुछ एनक्लेव्स एक्सचेंज करे थे। ठीक है, इंडिया ने बांग्लादेश के साथ कुछ ऐसे एनक्लेव्स एक्सचेंज करे थे, तो आपको मुझे बताना है कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये एनक्लेव्स को चेंज करा गया था, और ये मोदी गवर्नमेंट ने ही करा है। जरा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मुझे आपकी सिंसेरिटी पता चलेगी कि कितने लोग सिंसेरली मेरी वीडियोस को पढ़ते हैं और फॉलो करते हैं। चलिए, इसका आंसर तो है गाइस सी। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे। सबसे पहले आर्टिकल 1 देखते हैं गाइस। कुछ आर्टिकल हैं जो आपको, मतलब मैं कहूंगा कि बाय हार्ट लर्न होने चाहिए, आपके टिप्स पे होने चाहिए, रटे होने चाहिए। जिसमें से सबसे पहले आर्टिकल 1 है, इंडिया, that is Bharat, is a union of state rather than federation of states. ठीक है, ओके, आई गेस इसका जो, या सॉरी मैंने इसको पीछे कर दिया था, सी इज द आंसर। या दिस इज द एक्सप्लेनेशन। ओके, सो बीइंग अ सॉवरेन स्टेट, इंडिया requires a foreign territory to cede its own territory according to the modes recognized by the international law. Secession, following treaty, purchase gift, lease, plebiscite, occupation,
अनऑक्यूपाइड बाय अ रिकॉग्नाइज्ड रूलर और कॉन्क्वेस्ट और सब्जुगेशन। यानी इंडिया किसी भी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर करेगा या असीड करेगा, वो एक इंटरनेशनल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो ये रूल कहता है। देन अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो आर्टिकल 2 क्या कहता है, इट रिलेट्स टू द एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। यानी एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। ठीक है, आर्टिकल 3 क्या कहता है, इट रिलेट्स विद द फॉर्मेशन और द चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग स्टेट्स इन द यूनियन ऑफ इंडिया। इन अदर वर्ड्स, it deals with the internal adjustment or inter-se of the territories of the constituent states of Union of India। यानी अगर आपको कुछ भी चेंज करना है, कुछ भी अगर आपको, जैसे फॉर एग्जांपल हमें प्रेजेंट मध्य प्रदेश को 4 टुकड़ों में बांटना है या यूपी को 4 टुकड़ों में बांटना है, जिसकी अभी डिमांड चल भी रही है कि यूपी को फर्दर डिवाइड कर दिया जाए क्योंकि वो बहुत बड़ा स्टेट है और उसका एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा इजी हो जाएगा। तो वो कैसे होगा? अगेन इट विल बी यूज्ड बाय आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में आप नए फॉर्मेशन ऐसे चेंजेस कर सकते हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये पावर दी थी पार्लियामेंट को टू डिमिनिश द एरिया ऑफ अ स्टेट अंडर आर्टिकल 3। इट डज नॉट कवर द सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री। यानी अगर आप, इसमें लिखा तो है कि आप चेंजेस कर सकते हो, टेरिटरी के एडजस्टमेंट कर सकते हो, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल, अगर इंडिया को कोई भी टेरिटरी, पार्लियामेंट को कोई भी हिस्सा किसी और देश को देना है तो वो आर्टिकल 3 का इस्तेमाल नहीं कर सकता, बट उसके लिए उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा आर्टिकल 368 के अंदर। ठीक है, अच्छा, द 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन 2015 was enacted to give effect to the acquiring certain territories by India and transfer of its certain territories to the state of Bangladesh in the pursuance of the agreement and its protocol entered into between the government of India and Bangladesh। अभी मैंने आपसे सवाल पूछा भी था, 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए ये हमने बांग्लादेश के साथ एनक्लेव्स चेंज भी करे थे। Under this deal, India transferred 3 enclaves to Bangladesh, while the Bangladesh transferred 51 enclaves to India. 111 enclaves to Bangladesh। यानी हमने ज्यादा एनक्लेव्स बांग्लादेश को दिए और उनसे कम एरियाज लिए, बट अल्टीमेटली ये बहुत ही पीसफुल तरीके से हुआ था। आप ऐसा मत सोचिए कि इंडिया का जो टोटल लैंड एरिया वो बहुत कम हो गया, बहुत कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा इससे। ठीक है, एनक्लेव्स पर छोटे छोटे ऐसे पॉकेट्स थे। ठीक है, the settlement of this boundary dispute between India and another country does not require a constitutional amendment. It can be done by executive action as it does not involve the secession of Indian territory to a foreign country. It was ruled by the Supreme Court in 1969। ठीक है, अगर कोई बाउंड्री डिस्प्यूट इंडिया किसी देश के साथ सेटल कर रहा है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल करा जा रहा है। ठीक है, ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक 1969 में एक जजमेंट दिया था। ये सिंपल एक एग्जीक्यूटिव एक्शन से ये करा जा सकता है। सो ये भी एक पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सीबीआई। ये भी अक्सर न्यूज में रहती है गाइस, सो लेट अस सी आप सीबीआई के बारे में क्या जानते हैं। इट डील्स ओनली विद द केसेस ऑफ करप्शन एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस। The CBS functioning is superintended by the CVC, Chief Vigilance Commission, and when the offences being investigated comes under the Prevention of Corruption Act 1988. ठीक है, so which of the following statement are correct here? So the statement which is correct here is only 2. तो 7th का ऑप्शन होगा B। कैसे? अगर आप इसको जनरल अपनी नॉलेज से भी इसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप यहां देखेंगे इट डील्स विद ओनली विद द केसेस ऑफ करप्शन एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस। ऐसा नहीं है गाइज, अभी देखा होगा आपने हाथरस का एक बहुत फेमस केस जो चल रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पॉलिटिकल डायमेंशन, पॉलिटिक्स छा रही थी। तो हाथरस के केस में भी अगर आप देखेंगे सीबीआई को इन्वॉल्व कर दिया गया था, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में सीबीआई को इन्वॉल्व कर दिया गया था, करप्शन के केसेस में या बहुत सारे ऐसे केसेस में सीबीआई को इन्वॉल्व करा जा सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सीबीआई के बारे में बता दूं कि व्हाट इज सीबीआई। इट इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ना ही इसको किसी एक्ट से बनाया गया है सेपरेटली, बट इसकी जो पावर्स आती है वो दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 से आती है। ठीक है, सो ये इससे अपनी पावर्स को डिराइव करता है।
इसमें इस एक्ट में स्पेशल सेक्शंस बनाए गए हैं सीबीआई के लिए, ठीक है। तो इसको अलग से आप स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं कह सकते। स्टैट्यूटरी बॉडी हम उसको डेजिग्नेट करेंगे जो स्पेशल एक्ट से बनाई जाए। अब इसको इसी से अलग, इसी एक्ट से ही पावर लेता है, तो इसको स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं कहते। दूसरा, एक और कंफ्यूजन हो सकता है कि सीबीआई किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है गाइस। ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर आता है, डीओपीटी के, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, जिसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं, उसके अंदर ये सब आता है। यूपीएससी वगैरह भी इस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, ठीक है। सो उसके अंदर आपका सीबीआई काम करता है, ठीक है। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम, requests were made by the various quarters for CBI to take up the investigation, even in the conventional crimes like assassination, kidnapping, hijacking, जो crimes committed by extremists, violation of official secret acts, large scale bank frauds, insurance frauds, इन सब में, ठीक है। वो स्कैम चल रहा है ना, स्कैम ऑफ 1992, जिसकी थीम बहुत फेमस है। सो भोपाल गैस ट्रेजेडी, भागलपुर ब्लाइंडिंग्स, ऐसे बहुत सारे केसेस में सीबीआई को यूज करा जा सकता है। दूसरा, सीबीआई के ऊपर जो सुपरिटेंडेंस रखेगा वो सिर्फ एक बॉडी रखती है, और वो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। यानी अगर सीबीआई को भी अगर आपको चेक करना है तो वो सीवीसी चेक करेगा, ठीक है। सो ये कहां से पावर डिराइव करता है? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 से इसको पावर मिलती है सीबीआई पर चेक एंड बैलेंस रखने की। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 1 गलत है। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल्स इन अ स्टेट। यानी किसी भी स्टेट में राष्ट्रपति शासन किन शर्तों पर लग सकता है? अगेन पॉज द वीडियो, होल्ड इट, रीड इट केयरफुली एंड देन आंसर। आई एम वेटिंग दैट यू विल हिट द राइट आंसर। Okay, so let me read the statements for you. The state fails to comply with any direction from the center. The president is satisfied that the government of the state cannot be carried out on in the accordance with the provision of the constitution, or there is no occurrence of violent incident and disrupting law. There is an occurrence of violent incident and disruption of law and order. Now, in which of the following cases the president rule can be applied in the state? Okay, so guys, president rule लग सकता है इन सारे ग्राउंड्स पर, ठीक है। सबसे पहले आपने अक्सर देखा होगा, अगर सेंटर ने कोई गाइडलाइंस दी है, सेंटर की गाइडलाइंस अगर स्टेट फॉलो नहीं करता है तो उस केस में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, वेस्ट बंगाल में कई बार डिमांड कर दी जाती है, if the president is not satisfied if the government of the state cannot be carried out in accordance with the provision of law। यानी कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन के नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रही है तो उस केस में भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट, देयर इज अकरेंस ऑफ अ वायलेंट इंसिडेंट एंड डिस्टर्बिंग ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ये तो दोस्तों हमारे हर स्टेट में होता रहता है, कुछ ना कुछ वायलेंट इंसिडेंट होते रहते हैं। इन सब चीजों में अगर आप प्रेसिडेंट रूल लगाते रहे तो फिर हमारे देश में स्टेट गवर्नमेंट का काम ही क्या बचा। तो इसका होगा आंसर ए। मैं फिर भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ डीप में जाकर। प्रेसिडेंट रूल गाइस लगता है कुछ ग्राउंड्स पर, कुछ डिफरेंट ग्राउंड्स पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। जैसे 356 के अंदर, वन which is mentioned in article 356 itself and another in 365। 356 के अंदर कब लगता है? when the president issue a proclamation that if he is satisfied that the situation and arises in the government of a state that cannot be carried out in accordance with the provision of the constitution। अगर स्टेट किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट चल रहा है तो उस केस में आप प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो। तो कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल करा जाएगा? आर्टिकल 356 का। नोटेबली दैट द प्रेसिडेंट कैन एक्ट आइदर ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर और ऑन द स्टेट और अदरवाइज इवन विदाउट द गवर्नर्स रिपोर्ट ही कैन इम्पोज। इसको इस केस में जनरली गवर्नर एक रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक्ट कर सकता है, या अगर कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं भी पब्लिश करी गई है तो भी प्रेसिडेंट लगा सकता है। अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट लगवाती है क्योंकि प्रेसिडेंट उनकी डिस्क्रिप्शन में काम करता है, आप सबको पता है। कौन सा आर्टिकल है ये? आर्टिकल 74। देन 365, इट सेज दैट व्हेनेवर द स्टेट फेल्स टू कंप्लाई or give effect to any direction from the center, it will be lawfully for the president to hold a situation that arisen in the government of the state cannot be carried out in the accordance with the provisions of the constitution। So दोनों मिलते जुलते हैं, बस एक 56 है एक 65 है, याद करना आसान होगा।
सो दो केसेस में आपका प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। देयर इज नो मेंशन ऑफ वायलेंट इंसिडेंट और डिस्ट्रप्शन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कोई अभी फिलहाल मेंशन नहीं है, तो ये कोई ग्राउंड है नहीं, ठीक है। बट ये बहुत ही वेग टर्म है, कई बार लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी ज्यादा वायलेंट हो जाती है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, ठीक है। सो 8th का आंसर है ए। देन 9th पर आते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओनली मेंशंस द ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर and not the election commissioners, chief election commissioners and not the election commissioners. This is statement 1. Obviously it is around election commission. Then the chief election commissioner has overriding powers while deciding upon any matter or issue. Next, both CEC and EC enjoys security of tenure. So guys, think it, pause it and then answer it. Okay, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी गाइस, 9th का डी है आंसर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इलेक्शन कमीशन गाइस मेंशन्ड है 324 आर्टिकल में। ये आर्टिकल आपको जब मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ तो याद करने की कोशिश कीजिए। जब आप बार बार मेरे साथ इन सेशंस में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे चीजें याद होने लगेंगी। इन डिस्कशन सेशंस को सुनने का फायदा ही यही है कि कई बार अगर आपको कोई समझा रहा होता है तो चीजें बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होती है और कई बार ये डिस्कशन एग्जाम टाइम में याद आ जाता है, ठीक है। तो तभी मैं आपको कहता हूं कि जब भी आप मेरी वीडियोस को देखें तो प्रॉपर टेबल चेयर पर बैठ के, या घूमते फिरते नहीं देखनी, टेबल चेयर पर बैठते आपको इन वीडियोस को देखना है। हाँ, बाद में आप दोबारा रिपीटेटिव देखना चाहते हैं रिवाइज करने के लिए तो फिर आते जाते नहाते जिम में कहीं पर भी मेरी वीडियोस को लगा के बैठ जाइए जहां मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इन सेशंस के जरिए, ठीक है। चलिए, सो 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड such a number of other election commissioners if any as the president may time to time fix, ठीक है। so statement 1 is not correct क्योंकि statement 1 क्या कह रही थी, the constitution of India only mention chief election commissioner not election commissioners। बिल्कुल election commissioners के बारे में भी हमारा constitution बोलता है। इसके बाद बोलता है chief election commissioner has overriding powers। now guys, कभी भी conflict होता है, अभी हमारे देश में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर है। अब मान के चलो कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे डिसाइड होगा, मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजन से, यानी जो भी मेजॉरिटी आएगी पूरे इलेक्शन कमीशन की, इसको बोला जाता है इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो जो भी मेजॉरिटी आएगी इस जो भी डिसीजन आएगा वो मेजॉरिटी से लिया जाएगा, ठीक है। सो दे हैव इक्वल पावर्स एंड रिसीव इक्वल सैलरीज एंड अलाउंसेस सिमिलर टू द जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इनके अलाउंसेस, पावर सब कुछ सेम है। In case of difference of opinion among the CEC and the other 2 EC, the matter is decided by the commission by a majority. Hence, statement 2 is correct. Chief Election Commission is provided with the security of tenure and he cannot be removed from his office except in the same manner on the same grounds as a judge of a Supreme Court. ठीक है, उसको रिमूव सेम मैनर में करा जाएगा और उसको रिमूव करने का तरीका भी वही होगा जो कि एक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है। वो सब क्या है मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। इलेक्शन कमिश्नर, अच्छा ये थर्ड स्टेटमेंट को बोल रहा है कि बोथ सीईसी एंड ईसी एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। नो गाइस, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इज एंजॉयड बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, बट अगर इलेक्शन कमिश्नर्स को आपको हटाना है, ही कैन बी रिमूव जस्ट बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाना बहुत आसान है, वेराज चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना मुश्किल है। ये एक सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही हटाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सीरीज इज द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स, कॉन्स्टिट्यूशन हमें इनमें से किन चीजों की एश्योरिटी देता है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, इसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे, नाउ गाइस ये किसी किताबों में नहीं मिलते ऐसे क्वेश्चन, ये आपको आपके नॉलेज से गेन होंगे, अपने नॉलेज से गेन होंगे और तभी आपको वो सोल्जर बनने का मौका मिलेगा जो आप यहाँ पर देख रहे हो। ये सोल्जर गाइस आप ही हो, अपने आप को इमेजिन करना इस इमेज में, और तब उस डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ना होगा क्योंकि मेहनत तो लगती है गाइस। मेरी भी बहुत मेहनत लगती है इन सारे डिस्कशंस को तैयार करने में। कहाँ से मेरे को ये मटेरियल लेना पड़ता है, फिर उनको स्टडी करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। पढ़ाना इज नॉट दैट इजी गाइस। अगर लगता है बहुत आसान है कि आके बोल के चला जाता है, बट इट इज नॉट दैट इजी, ठीक है। सो ये सारे
उस ओवर द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस से और उतनी ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स की मेहनत से मैंने ये सब हासिल करा है. सो enjoy these videos and enjoy the crux out of it. जो मैं समझाना चाह रहा हूँ इन क्वेश्चंस के जरिए, एक साइड बाय साइड लर्निंग भी दे रहा हूँ मैं आपको, एक बैक ऑफ द माइंड भी लर्निंग दे रहा हूँ कि कैसे आप चीजों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, कैसे सोचना है एग्जाम टाइम में, वो सब भी आपको सीखने को मिल रहा है मेरे इन सेशंस में. सो गाइस, अगर आप देखेंगे इंडिविजुअल फ्रीडम, क्या आप हमारे देश में इंडिविजुअल फ्री है? बिल्कुल, हमारा संविधान ये देता है. सोशल जस्टिस, क्या सामाजिक न्याय हमें मिलता है? बिल्कुल मिलता है. और क्या कम्युनिटी बेस्ड राइट्स मिलते हैं हमें? बिल्कुल मिलते हैं गाइस. कम्युनिटी बेस्ड राइट्स हमारे देश में बिल्कुल प्रोटेक्टेड है. ठीक है, कुछ कम्युनिटीज को राइट्स मिलते हैं, ठीक है, वो रिजर्वेशन के तौर पर है. तो बिल्कुल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये सब देता है. ठीक है, सो ऑल दीज डिस्कशंस आर गिवन हियर. आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी. सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही. एट द एंड, हर यूजुअल हर वीडियो में मेरे को आपको कुछ ना कुछ मोटिवेटिंग फैक्ट देना है. सो आज का बहुत ही इंस्पायरिंग कोट है. आई फियर्ड पेन अंटिल आई लर्न दैट इट इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ. सो गाइस, ये जो है ना दर्द, ये बहुत ही पॉजिटिव चीज मैं कहूंगा. ये दर्द बहुत ही पॉजिटिव है. ठीक है, ये एक ऐसा पॉजिटिव चीज है जो कि इंसान को कहां से कहां क्या पहुंचा दे, ये आपको पता ही नहीं लगेगा कभी. ठीक है, सो और अगेन, बिफोर यू क्विट, आई वुड से रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड. एक और कोट मुझे याद आया. कभी भी आपको गिव अप करने का मन करे या पढ़ने का मन ना करे, तो एक बार ये सोच लेना कि आपने शुरू क्यों करा था. ठीक है, सो ये आपको पीडीएफ में फ्री में दूंगा. ये टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा. इस टेलीग्राम चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए. इस वीडियो को भी शेयर कर देना गाइस, थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ जाएं तो मैं आप सबके लिए लाइव सेशंस भी लाऊंगा. ठीक है, ये सब हम लाइव बात करते हुए भी सॉल्व कर सकते हैं, बट उसके लिए मुझे थोड़े से सब्सक्राइबर्स मैं चाह रहा हूँ कि थोड़े से बढ़ जाएं, थोड़े से स्टूडेंट्स जुड़ जाएं, जहां पर हम एटलीस्ट 50 लोगों के साथ शुरुआत करें. ठीक है, 50 लोग लाइव मेरे साथ अगर जुड़ेंगे तो मैं लाइव वीडियोस पे स्विच करूंगा. तब तक मैं आपको रिकॉर्डेड सेशंस देता रहूंगा. सो बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बोथ टेलीग्राम को भी और यूट्यूब को भी, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप नोटिफाइड रहें. सो मिलते हैं दोस्तों अगली बार. तब तक मेहनत करते रहिए, सपने जरूर सच होंगे. जय हिंद, जय भारत. टेक केयर एवरीवन.